स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक पुंडीर और ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सभी 1 सितंबर के एग्ज़ाम में जो एनडी का 2024 का सेकंड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। उस प्रिपरेशन को देखते हुए मैं आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आया हूं जो कि 2024 के फर्स्ट एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे और उसमें कुछ अप्रोचेस देखेंगे जिसके थ्रू हम 2024 का जो सेकंड एग्जाम आने वाला है उस एग्जाम की भी प्रिपरेशन को थोड़ा और सिक्योर कर सकते हैं। वैसे तो अभी टाइम इतना ज़्यादा हो चुका कि आप सभी तैयारी कर चुके होंगे, लेकिन मैं आपको वो छोटी छोटी सी अप्रोचेस के बारे में बात करना चाहूँगा आज, जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस को ना बहुत जल्दी से, बहुत ट्रिकी फॉर्मेशन से, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि एक अप्रोच होती है जो क्वेश्चन को ना बहुत जल्दी से क्रैक करने की कोशिश करते हैं। ट्रिक नहीं है ये, ट्रिक फॉर्मेशन नहीं होती है। मैथ्स के अंदर ट्रिक का फॉर्मेशन लगभग नहीं होता है। बस आप बहुत ही जो यूनिक सा एक कॉन्सेप्ट होता है उस यूनिक कॉन्सेप्ट को हम क्रिएट करके, अपने माइंड से ही क्रिएट करके उसको क्या कर सकते हैं कि हम उस अप्रोच को बहुत जल्दी से क्रैक करके जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे निकल सकते हैं। तो हमें देखना होगा कि आज हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम आज अपनी क्लास के लिए। पहली क्लास में आज जो हमें आपको कुछ क्वेश्चंस का एक कलेक्शन लेके आया हूं उन्हीं को हम करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देखिए, जो आपका 2024 का एग्जाम था उसका पहला क्वेश्चन है ये। आपने ये जो क्वेश्चन देखा होगा, लेट ए एंड बी be matrices of order 3/3 if a equals to 1/2√2 and b equals to 1/729, then what is the value of 2b? What is the value of mod 2b adjoint of 3a equals to क्वेश्चन मार्क। ये आपको सॉल्व करना था बच्चा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना, वैसे तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अप्रोच लगाते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बच्चा सभी बोल रहे थे कि 2024 का एग्जाम में कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं हुई है। बहुत सारे टीचर्स ने बोला है कि हम प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? हम प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से यूज कर पाए हैं। जैसे आपको हम कुछ प्रॉपर्टीज ही लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ही लिख लेते हैं जो हमारे पास मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज होते हैं। बच्चा आपको सभी को पता है कि अगर मैं किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर, कोई भी डिटर्मिनेंट मेरे पास ए वैल्यू है, अगर मैं उसके अंदर किसी भी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका मतलब वो जो कांस्टेंट सिर्फ के ही मल्टीप्लाई ए के रेस्पेक्ट में हो जाता है। आप सभी को इसके बारे में नॉलेज है। लेकिन बच्चा अगर मैं किसी मैट्रिसेस के अंदर, कोई स्क्वायर मैट्रिसेस है, उसके अंदर कोई के कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लिकेशन होके आई है और उसका जितना भी ऑर्डर होगा वही ऑर्डर के साथ वो पावर लेके बाहर निकलेगा, ये सभी को एक प्रॉपर्टी पता है। तो यहां से अगर के ए हमारे पास कोई भी मैट्रिसेस फॉर्मेशन है तो अगर मैं के कांस्टेंट को बाहर निकालूंगा तो वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी के रेज टू पावर एन और मॉड ए। बात समझे सभी? यहां तक सभी को क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर तो बच्चा आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आपको यहां से ये क्लियर हो रहा होगा कि जब मैं किसी भी मैट्रिसेस ये 2b एडजॉइंट ऑफ 3a को बाहर निकालूंगा तो मेरा जो 2b फॉर्मेशन जब बाहर निकलेगा, ये 2 कांस्टेंट जब बाहर निकलेगा 2 रेज टू पावर 3 फॉर्मेशन में निकलेगा और मेरे पास b जो बचेगा वो क्या बचेगा? एक मैट्रिसेस फॉर्मेशन बचेगी जो क्यूब मैट्रिसेस फॉर्मेशन है, और अंदर क्या बचेगा? एडजॉइंट ऑफ 3a मोड। क्लियर बच्चा? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है? आगे चलें। अगर आगे देखें बच्चा, आपको एक और प्रॉपर्टी पता होगा कि एडजॉइंट ऑफ 3a या फिर एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा? अगर मैं एडजॉइंट ऑफ a को इस मैट्रिसेस फॉर्मेशन से बाहर निकालने की कोशिश करता हूं तो जो मेरा a मैट्रिसेस बाहर आता है वो आता है a मैट्रिसेस फॉर्मेशन n-1। क्लियर? तो अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा बच्चा? ये आएगा 2 रेज टू पावर 3 मॉड b एडजॉइंट ऑफ ये a कितना आएगा? a, और यहां से जो 3 वैल्यू बाहर आएगी ये कितनी आएगी बच्चा? ये आएगी 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर कितना बेटा? 2। तो कितना हो गया बच्चा? ये 2 रेज टू पावर 3 मॉड b और 3 रेज टू पावर 6 और मॉड a वैल्यू। क्लियर बच्चा? अगर यहां तक क्लियर तो आगे चल सकते हैं हम। यहां से देखिए बच्चा कि 2 रेज टू पावर 3 कितना हो जाएगा बेटा? 8। आपको b मोड की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है? 1/729 एंड 3 रेज टू पावर 6 कितना हो जाएगा बच्चा? ये भी 729 हो जाता है, और इनटू में कितना हो जाएगा बेटा? अपॉन में कितना बेटा? 8। 8 से 8 कैंसिल आउट, 79 से 79 कैंसिल आउट, आंसर कितना हो गया? 1। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा 1। क्लियर? सभी को क्लियर है? ये बहुत छोटी सी अप्रोच है, आपको बस प्रॉपर्टीज यूज करनी थी। 2 प्रॉपर्टीज या 3 प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे और वहां से जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो बहुत सिंपल हो जाएगा। वहां से हम सिर्फ कैलकुलेशन बेसिस पे क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे निकल सकते हैं। क्लियर बच्चा? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
if z is any complex number and iz cube plus z square minus z plus I equals to 0, where I equals to root minus 1, then what is the value of mod z plus 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये क्वेश्चन है बच्चा, इसके ना दो अप्रोचेज हैं हमारे पास, दो अप्रोचेज हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। या तो आप इसे बेसिक से जाएं, हमारे पास एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन फॉर्मेशन है हमारे पास। इक्वेशन कितना है बच्चा? इक्वेशन है हमारे पास आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इक्वल्स टू 0। क्लियर? हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि आई इक्वल्स टू में कितना बचा? रूट माइनस 1, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि आई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बेटा? माइनस के 1। अगर बच्चा आई स्क्वायर माइनस के 1 है तो अगर मैं इस इक्वेशन में आई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से पुट करूँ, माइनस 1 जेड जो मेरे पास है, तो ये हो जाएगा आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 1, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू प्लस आई स्क्वायर प्लस में आई इक्वल्स टू कितना बेटा? 0। कितना आ जाएगा ये आई जेड स्क्वायर है। क्लियर? यहां से आप क्या कॉमन कर सकते हैं? जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा? आई जेड प्लस में कितना? 1। यहां से क्या कॉमन कर सकते हैं बच्चा? ये हो जाएगा हमारे पास आई जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कॉमन कर सकते हैं? प्लस के 1 कॉमन कर सकते हैं, अंदर कितना बने? प्लस के आई कॉमन कर सकते हैं, आई जेड प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास z की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी जेड स्क्वायर प्लस में आई, और एक कितना आ जाएगा बच्चा? आई जेड प्लस में 1 इक्वल्स टू कितना? 0। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। तो आगे चले, जेड स्क्वायर प्लस आई और आई जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई जेड की, एक तो आई जेड इक्वल्स टू कितना? प्लस माइनस रूट में कितना? आई आ गया, और एक जेड का वैल्यू आया जेड इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन में आई। बच्चा सभी को पता है कि जेड इक्वल्स टू जो होता है माइनस के अगर 1 अपॉन में आई है तो मैं जेड को लिख सकता हूं कितना? माइनस के आई फॉर्मेशन। क्लियर? अगर आपको रूट जेड की फॉर्मेशन देखनी है तो मैं जेड को लिख सकता हूं कितना? ये एक बार प्लस का रूट आई और एक बार कितना? माइनस का रूट आई। क्लियर? तो मेरे पास जेड की 3 वैल्यूज आ गई। ये जो अप्रोच है बच्चा, ये बेसिक अप्रोच है। इस बेसिक अप्रोच के थ्रू हम जेड की 3 वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। अगर आप देखें, बहुत बेसिक से आप देखें कि अगर मैं जेड की तीनों अप्रोचेस इस क्वेश्चन को देखें कि जेड की मेरे पास 3 वैल्यूज आई है। एक जेड आया है कितना? प्लस का रूट आई, एक जेड आया है माइनस का रूट आई। क्लियर? और एक जेड की वैल्यू कितनी आई है? माइनस के 1 अपॉन में आई। अगर मैं इन तीनों जेड का मोड फाइंड करूं या इन तीनों का मॉडुलस फाइंड करूं तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी कितना है? 1 है। क्लियर? तो अगर मुझे तीनों की वैल्यू 1 पता है तो यहां से मैं इस वैल्यू को फाइंड कर सकता हूं। कितना आएगा बच्चा? मोड जेड प्लस में 1 कितना? होल स्क्वायर। कितना बचा? 1 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, मतलब कितना? 2 का होल स्क्वायर। आंसर कितना बेटा? 4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा? ये हमारे पास वो अप्रोच थी बच्चा, जो अप्रोच बेसिक अप्रोच है। इस अप्रोच के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन टाइम हमें बहुत ज्यादा कंज्यूम होने वाला है। तो हम क्या करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक अजम्पशन ले सकते हैं। कुछ अजम्पशंस के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सभी देखना चाहते हो तो एक अजम्पशन देखें, बहुत बेसिक से अजम्पशन, जिसको मैं क्या कर सकता हूं? बहुत जल्दी से करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए बच्चा, अगर आप बहुत बेसिक सी बात समझे, मैं एक अजम्पशन लेके चलता हूं, और एक अजम्पशन मेरे पास है कि मैं मानता हूं कि मेरे पास जो जेड की वैल्यू है मैं उसको आई पुट कर लेता हूं। क्या पुट करें? जेड इक्वल्स टू क्या पुट करें बच्चा? आई पुट कर लें। पुट या लेट कर लीजिए, लेट इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू कितना बच्चा? आई। तो आपकी इक्वेशन है आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस में आई इक्वल्स टू कितना बेटा? 0। तो यहां से बच्चा आई इंटू में आई रेज टू पावर 3 प्लस में आई स्क्वायर माइनस में आई प्लस में कितना बेटा? ये कितना हो जाएगा? आई इक्वल्स टू कितना बेटा? 0। क्लियर? तो यहां से जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी बेटा? आई रेज टू पावर 4 प्लस आई रेज टू पावर 2 माइनस आई, और प्लस में कितना? आई इक्वल्स टू कितना? 0। क्या बच्चा? आई 4 आई स्क्वायर आई और प्लस में आई जो वैल्यू है आपकी वो 0 इक्वल्स टू के 0 नहीं आ रही है। यहां से वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। इसका मतलब आपकी जो जेड इक्वल्स टू आई की वैल्यू थी उसने क्या क्या किया कि आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। क्या कर दिया? आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। अगर मैं यहाँ पे जेड मॉडुलस की वैल्यू को आई पुट करूं तो बच्चा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस में 1 का कितना? होल स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। आई की वैल्यू कितनी है? आई का जो मॉडुलस आएगा वो कितना आएगा? 1 प्लस में 1 इसका होल स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आंसर।
आप इस अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बहुत बेसिक से। तो आपके पास ना दो अप्रोचेज रहती हैं हमेशा, दो से तीन अप्रोचेज किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए रहती हैं। अगर आप चाहें तो आराम से किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच के थ्रू या फिर आप बेसिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बच्चा? आगे चलें। तो आप जो मेरी तरफ से अगर इस बात को समझें तो मेरी तरफ से समझने का फॉर्मेशन ये है बच्चा कि अगर ये आप बेसिक से कॉन्सेप्ट कर रहे हैं या फिर आपके पास दूसरी अप्रोच होगी। कौन सी अप्रोच होगी बच्चा? इसको बोलते हैं डिफेंस अप्रोच। क्या बोलते हैं बच्चा? डिफेंस अप्रोच बोलते हैं। तो एक अप्रोच हमारे पास बेसिक अप्रोच होती है, एक अप्रोच कौन सी होती है? जो डिफेंस अप्रोच होती है। आगे चलें बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग ऑल डिजिट्स 0 1 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। क्लियर बच्चा? इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे टीचर्स ने बहुत सारी कंडीशंस बता रखी हैं कि इस क्वेश्चन को हम बहुत सारी कंडीशन से कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ना इसका डायरेक्टली एक फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है बेटा, इसका डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को आप एक बार नोट डाउन कर लें। फॉर्मूला कितना होता है बेटा? सबसे पहले मेरे पास जितने भी नंबर्स हैं मेरे पास नंबर्स हैं 0 1 4 5। कितने नंबर्स हैं बेटा? मेरे पास 4 नंबर्स हैं। तो इसका मतलब मैं 4 मतलब कि नंबर ऑफ n-1 का मोड इनटू में बेटा मेरे पास जो होगा सम ऑफ n नंबर्स, और मल्टीप्लिकेशन में जितने भी नंबर्स हैं उतने ही 1 1 1 से मुझे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना। अगर 4 नंबर है मेरे पास तो मैं 4 नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एंड सो ऑन मी से लिखता हूं n नंबर्स। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस फॉर्मेशन। अब बात ये उठती है बेटा कि अगर मैं इस क्वेश्चन से इसको सॉल्व करने जाऊं तो आंसर कितना आएगा बेटा? n-1 का मोड कितना बेटा? 1 2 3 4। 4 का मोड मतलब 3 का मोड इनटू में सम ऑफ n नंबर्स मतलब कि 10 इनटू में कितना बेटा? 1 1 1 1। आंसर कितना आएगा? 6 इंटू 10 इंटू में कितना? 1 1 1 1 मीन्स 60 इंटू में 1 1 1 1। क्लियर? कितना है बेटा? ये आएगा 0666 6। कितना आ गया बेटा? 66660। क्लियर बच्चा? अगर यहां तक आंसर है, लेकिन ये वाला तो कोई सा भी आंसर इसमें मैच ही नहीं कर रहा है, तो ये जो बच्चा फॉर्मूला क्रिएट किया गया, बहुत सारे टीचर्स ने इसी फॉर्मूला बेसिस पे इसका आंसर दे दिया है, लेकिन ये जो फॉर्मूला क्रिएट किया गया था बेटा, ये फॉर्मूला क्रिएट किया था विदाउट जीरो के रेस्पेक्ट में किया गया था। जब आपके पास जीरो फॉर्मेशन ना हो तब ये फॉर्मूला यूज होता है। तो कोई बात नहीं, हम इस फॉर्मूले को जीरो के साथ भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं बच्चा? अब मैं इस जीरो वाली वैल्यू को क्या कर दूंगा? यहां पे रिमूव कर दूंगा। मुझे सिर्फ अपने इस क्वेश्चन में रिपीटिशन जो फॉर्मेशन है, रिपीटिशन विदाउट रिपीटिशन करना है। तो विदाउट रिपीटिशन करना, मुझे रिपीटिशन को बस खत्म कर देना है, यहां से जीरो को यूज नहीं करना है। तो जीरो को यूज नहीं करना है, मैं इसमें से नेगेटिव बच्चा एक वैल्यू कर दूंगा। कौन सी बच्चा? कि अब मैं सिर्फ इन 3 वैल्यूज को इसमें क्या कर दूंगा? कैंसिल आउट कर दूंगा। कितना बचा? कि 2 फैक्टोरियल इंटू में 10 इंटू में कितना बेटा? 1 1 1। कितना आ जाएगा बच्चा? ये 66660 माइनस 2 इंटू 10 इंटू में 1 1 1। क्लियर हो बच्चा? आगे कितना आएगा? ये 66660 माइनस 20 इंटू 111। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा 20 0 2 22। कितना आ जाएगा बच्चा? अब मैं क्या करूं? मैं मेरे पास 66660 में से क्या कर दूंगा? 2 2 2 0 कैंसिल आउट कर दूंगा। आंसर बचेगा 64440। डी इज द ऑप्शन। राइट बेटा? ये बहुत ही बेसिक से अप्रोच है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे हिसाब से 1-1.5 पेज का एक फॉर्मेशन हमें बताया गया था। जो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको इस वाले सेट का जब आपको वो दिया गया था कि ये इसका सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में इसको बहुत लंबा सा लेंथी सा एक फॉर्मेशन दिया गया। जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड पे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप ध्यान से समझें कि अगर आपको जो फॉर्मूला जब फॉर्मूला किया गया था तो विदाउट जीरो के लिए क्रिएट किया गया था, कि जब किसी भी डिजिट के अंदर जीरो ना हो तो हम इसे जब इस फॉर्मूले को लगा सकते थे। लेकिन अभी अब जब जीरो भी हो तब भी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। जो अगर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आने वाला है या सेट आने वाला है उसमें अगर जीरो यूज कराता है यूपीएससी, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा आराम से। आप इस अप्रोच से कि जब आपके पास जीरो हो तो आप उसमें से नेगेटिव कर दो रिपीटिशन नंबर्स, तो जो भी रिपीटिशन नंबर उसमें नेगेटिव हो जाएंगे तो वैल्यू आपकी जो आ जाएगी वो सेम वही वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बच्चा? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ध्यान से समझना। इफ एक्स वाई जेड आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन भी पूछेगी हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक बात बहुत बेसिक समझे आप, एक्स
वाई जेड। अगर क्यूब रूट्स हैं बच्चा, तो इसका मतलब क्यूब रूट्स होने का मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो आपके जो क्यूब रूट्स होते हैं बच्चा, वो क्यूब रूट्स होते क्या हैं कि अगर मैं क्यूब रूट्स की बात करूं तो क्या होते हैं, अगर मैं एक्स वाई जेड की बात करूं तो ये जो वैल्यूज हैं वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वैल्यूज हैं। कितनी है बच्चा, ये 1 है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है। तो मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में कितना जेड एक्स। तो वैल्यू पुटिंग कर दीजिए बच्चा, मेरे पास क्यूब रूट्स ये होते हैं, उसने मुझे ये दे रखे हैं, मैं बस इनको कन्वर्ट कर दूंगा बच्चा। अगर एक्स वाई की वैल्यू पूछो तो वो ओमेगा, प्लस में वाई जेड की वैल्यू पूछो तो ओमेगा क्यूब, प्लस में अगर जेड एक्स की वैल्यू पूछूंगा तो बच्चा कितना ओमेगा स्क्वायर। आप सभी को पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा, वैल्यू कितनी होती है बेटा 0। आंसर कितना आ गया 0, ए ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, इस फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को क्वेश्चन पूछ रहा है, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ ले जरा, ठीक है ना। तो आगे चलें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मैन हैज 7 रिलेटिव्स, 4 women and 3 men. His wife also have 7 relatives, 3 women and 4 men. And how many ways can they invite 3 women and 3 men so that 3 of them are men's relatives and 3 of them are his wife's relatives? ठीक है बच्चा, बहुत ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, बस हम थोड़ी सी अप्रोच लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को अप्रोच के थ्रू कर सकते हैं। आप इसे थोड़ा सा ऐसे कर लें, थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा बस ये क्वेश्चन। लेंदी इसलिए है क्योंकि इसकी अप्रोच आप कोई भी फॉर्मेशन नहीं लगा सकते, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं हम इसको। कैसे करें बच्चा, 7, एक हमारे पास ना 7 रिलेटिव तो हैं वोमेन के और 7 ही रिलेटिव हैं हमारे पास मैन के, तो और मुझे मैन और वोमेन ही करने हैं। तो बच्चा एक काम करते हैं, पहले इस मैन को ना कन्वर्ट करते हैं। इस मैन को लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, इसको आदमी लिख लो, ये आदमी हो गया और ये वोमेन हो गई। तो अब हम इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। मेरे पास जो आदमी के पास रिलेटिव्स हैं वो 7 रिलेटिव हैं, इसके पास भी 7 ही रिलेटिव्स हैं, और जो वाइफ के पास जो मेरे पास, इसको वाइफ कर लीजिए, वाइफ के पास जो रिलेटिव्स हैं वो कितने हैं, 3 वोमेन्स हैं और 4 मेंस है बच्चा, क्लियर। और जो आदमी के पास रिलेटिव्स हैं वो कितने हैं बच्चा, हाँ मैंने, ठीक है, 4 वोमेन है बेटा और कितने हैं 3 मैन है, क्लियर बेटा। तो मुझे बस इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हमें बस इसमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इसमें केसेस क्रिएट करने हैं बच्चा। केसेस कैसे क्रिएट होंगे कि मुझे इसमें जो चूज करने हैं, मुझे जो सेलेक्ट करने हैं बच्चा, 3 तो वोमेन करनी है और कितने करने हैं 3 ही मैन करने हैं। और जो इनमें जो कलेक्शन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि 3 तो आदमी के इसमें से आने चाहिए और 3 जो आने चाहिए वो वाइफ के उसमें से आने चाहिए, बस इस बात को समझना है। तो मेरे पास कितने केसेस बन जाएंगे बच्चा, अगर मैं सबसे पहले केसेस बनाऊं तो सबसे पहला जो मेरा केस बनेगा बच्चा, वो केस बनेगा 3-0 का केस बन जाएगा, और कितना बनेगा 0-3 का केस बन जाएगा, कि मैं तीनों इसमें से ले लूं और तीनों उसमें से ले लूं, मतलब इसमें से कोई भी ना लूं और इसमें से कोई भी ना लूं। तो मेरे पास एक कंडीशन तो बच्चा कौन सी बन जाएगी, एक बन जाएगी कि 4C3 इंटू 3C0 इंटू, अब इस वाले की बात कर लेते हैं कि 3C0 इंटू 4C3, क्लियर बेटा। एक केस तो ये बन गया। केस सेकंड क्या बनेगा बच्चा, केस सेकंड बना लीजिए। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो अब की बार इसमें 0-3 आ जाएगा और इसमें कितना आ जाएगा 3-0 आ जाएगा। तो कितनी कंडीशन बनेगी बच्चा, 4C0 इंटू 3C3 इंटू 3C3 इंटू 4C0 इक्वल्स टू, अब केस 3 बना लीजिए बच्चा। केस 3 क्या बनेगा बेटा, केस 3 अगर इसमें से मैं एक ले लूं, इसमें से 2 ले लूं, या फिर उसमें से 2 ले लूं या उसमें से एक ले लूं, तो इसका कलेक्शन कितना बन जाएगा बच्चा, 4C1 इंटू 3C2 इंटू 3C2 इंटू 4C1 इक्वल्स टू, केस 4 बना लीजिए बच्चा। एक और केस बन सकता है, बस एक और ही केस बन सकता है हमारे पास, एक 2-1 और 1-2 का केस बन जाएगा। कैसे बनेगा बच्चा, 4C2 इंटू 3C1 इंटू में कितना 3C1 इंटू में 4C2, क्लियर। कलेक्शन ले लीजिए, इसका कलेक्शन देखिए 1 16 1, इसको कैलकुलेट कर ले बच्चा,
4C1, 3C2, 4C3, इसका कितना कलेक्शन आ जाएगा? एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन करके। फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 2, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 to 12 इंटू 4 इंटू 12, 144, 16, इसका कितना जाएगा बेटा? 144। एक आ गया 144, ये कितना हो गया? 150, 160 प्लस में 161, कितना आ जाएगा? 845। कितना आ गया आंसर बेटा? 845। क्लियर? बहुत बेसिक सी अप्रोच है। बस कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े लेंदी होते हैं, थोड़े लेंदी फॉर्मेशन में जाते हैं। बस हमें केसेस का ध्यान रखना है बच्चा। बहुत बेसिक सा कि आदमी के पास 7 थे और वाइफ के पास भी 7 पर्सन थे, तो हमने उनमें कलेक्शन ले लिया कि 4 वोमेन थी, 3 मेन थे, 3 वोमेन इसके पास थी, 4 मैन इसके पास थे। तो हम अगर 3-3 का कलेक्शन लेंगे तो बच्चा 3-3 का जो कलेक्शन आएगा, या तो तीनों इसमें से हो सकते हैं, या इसमें से कोई भी नहीं हो सकता, या फिर उसमें से कोई नहीं हो सकता, 3 इसमें से हो सकते हैं। ऐसा ही वाइस वर्सा फॉर्मेशन बन जाएगी। सेम 1 और 2 का कलेक्शन बन जाएगा और 2 1 का कलेक्शन बन जाएगा। ऐसे ही वाइस वर्सा फॉर्मेशन यहां पे बन जाएगी। क्लियर हो गया? तो आप इस क्वेश्चन को बहुत बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं। आगे चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रायंगल PQR is such that 3 points lie on the side PQ, 4 points on QR and 5 points on RP respectively. Triangles are constructed using these points as vertices. What is the number of triangle of formed? बच्चा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको अगर इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही बेसिक से बताऊं तो सिंपल एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये बन गया ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी ट्रायंगल को बनाना है। ठीक, इस ट्रायंगल में आपके पास PQR है, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। आपने 3 वैल्यूज पुट कर लीजिए, ठीक है ना। और फिर इसने कहा है कि सच दैट 3 पॉइंट्स लाई ऑन द PQ। यहां पे बच्चा 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 पॉइंट्स हैं। फिर उसने बोला है PQ पे 3 पॉइंट्स हो गए, 4 पॉइंट्स है QR पे 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद 5 पॉइंट्स हैं RP के अंदर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं। क्लियर? उसने पूछा है ट्राइंगल्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दीस पॉइंट्स आर वर्टिसेस। बच्चा ये दरअसल ट्राइंगल का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है तो इसका मतलब हमें ना ट्राइंगल्स के नंबर्स बताने हैं। ट्राइंगल्स के नंबर, बच्चा एक बात बताओ, अगर कोई यहाँ पे सर्कल होता तो सर्कल पे अगर मैं कितने भी नंबर को ऐसे यहाँ पे लाई करता हूं तो यहाँ पे ना ये कॉलिनियर नहीं बनेगा कभी भी, किसी भी कंडीशन में कॉलिनियर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 2 लाइन, अगर मैं लाइन खींचूंगा तो 2 को इंटरसेक्ट करेगा, 3 को नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे कितने हो गए बच्चा? यहाँ पे तो 3 इंटरसेक्ट हो गए। इसका मतलब जो ट्राइंगल पे जो भी पॉइंट्स यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो कॉलिनियर हो गए हैं। अब जब वो कॉलिनियर हो गए तो इसका मतलब ये जो कॉलिनियर कंडीशन होती है वो तो ट्राइंगल बनाती ही नहीं है। जब वो ट्राइंगल नहीं बनाती तो इसका मतलब मेरे पास जो टोटल नंबर हो गए कितने हो गए बच्चा? 3 तो ये हो गए, 4 ये, 7 और 5 कितने? 12। अगर मैं आपसे कहूं कि 12C3 दैट इज द सिलेक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। बच्चा 2 ही चीज होती है हमारे पास परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर। परम्यूट जो होता है बच्चा वो होता है अरेंजमेंट, हम इसको करते हैं अरेंज। और जो हमारे पास जो इसको बोलते हैं बच्चा सिलेक्शन, दैट इज द सिलेक्शन। हम इसमें क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। तो हमें ना उसने कहा है कि हमें 3-3 के, अगर हमें कोई भी ट्राइंगल बनाना होता है तो 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी एक ट्राइंगल बनेगा। तो इसलिए मैं 12C3 कर रहा हूं कि टोटल मेरे पास 12 पॉइंट्स हैं, कितने बन जाएंगे? 12C3। अगर ये क्वेश्चन सर्कल का होता, अगर अगली क्लास में अगले क्वेश्चन में आपको सर्कल का फॉर्मेशन मिल जाए तो डायरेक्टली आंसर ये हो जाएगा 12C3। लेकिन बच्चा इसने ट्राइंगल दिया हुआ है, तो ट्राइंगल में हमारे पास जो नहीं बनने वाले होंगे वो कितने नहीं बनने वाले होंगे? क्योंकि जब भी 3 नंबर्स एक साथ आ जाएंगे ये कॉलिनियर हो जाएंगे। कॉलिनियर होने की वजह से कोई भी ट्राइंगुलर नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां से कितने बचा? यहां पे 3 मेरे पास हैं तो 3C3 माइनस कर दूंगा मैं उसमें से, और कितने करूंगा? 5C3 और कितने कर दूंगा? 4C3 को माइनस कर दूंगा। दैट इज द आंसर बच्चा, दैट इज द आंसर। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करके कितना आएगा? 12C3 आ जाएगा हमारा 220, माइनस में ये कितना? ये आ जाएगा 1 और प्लस आएगा बेटा, ये और का फॉर्मेशन है। 1 प्लस में कितना? 10 प्लस में कितना? 4, कितना जाएगा? 15, 205 आंसर बच्चा। ए ऑप्शन आपका, दैट इज द ए ऑप्शन। 205 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ट्राइंगल फाइंड करनी थी। ट्राइंगल फाइंड करने के लिए आपको कॉलिनियर फॉर्मेशन दी गई थी, बस उस कॉलिनियर फॉर्मेशन को समझना है, उसको समझते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ लॉग बी
बी बेस है बेटा, log बेस बी ए इक्वल्स टू पी, log डी बेस सी इक्वल्स टू कितना 2p एंड log एफ बेस है e इक्वल्स टू कितना 3p, देन व्हाट इज द वैल्यू ए सी ई वन की रेस्ट पावर कितना 1/p इक्वल्स टू। ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी बच्चा, वही मैं बात कर रहा हूं कि बस हमें प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना होगा और ये क्वेश्चन डिफेंस अप्रोच से ही हो जाएगा। इसको ना बेसिक भी मत करो, बेसिक करने का कोई क्वेश्चन नहीं, आप इसे डिफेंस अप्रोच से करो। एक लॉजिक लेके बेटा, अगर मैं कहता हूं कि log बेस बी ए इक्वल्स टू पी है, तो आपको पता है कि log बेस ए बी इक्वल्स टू अगर m होता है तो बच्चा आपके पास जो ए की जो वैल्यू होगी या फिर आपके पास जो ए की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, वो होगी पी रेस्ट पावर बी, मतलब कि आपके पास जो यहाँ पे बी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी एम रेस्ट पावर ए। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख सकता हूँ ना कि मेरे पास जो ए की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बी रेस्ट पावर कितना पी हो जाएगा, बी रेस्ट पावर पी। अगर मैं यहाँ से आपकी सी की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो वो कितनी हो जाएगी बेटा, 2p रेस्ट पावर कितनी हो जाएगी, अगर c की वैल्यू फाइंड करना चाहिए तो वो कितना हो जाएगा अगर c की वैल्यू फाइंड करना चाहिए तो हमारे पास हो जाएगी d रेस्ट पावर 2p। अगर मैं e की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो कितने हो जाएगी p f रेस्ट पावर 3p। क्लियर, एक ही प्रॉपर्टी लगाई है और हमारी तीनों की वैल्यू फाइंड हो गई है, बस हमें ए सी ई की वैल्यू फाइंड कर देनी है। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए बस इस इक्वेशन में, तो ए की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा, बी रेस्ट पावर पी इंटू डी रेस्ट पावर 2p इंटू एफ रेस्ट पावर 3p की होल पावर 1/p। क्लियर, अगर इसकी p वैल्यू को हम कॉमन करके पावर को कन्वर्ट कर दें तो कितना हो जाएगा बेटा, b इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ रेस्ट पावर 3 रेस्ट पावर कितना बेटा p बाई p, p से p कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया b डी स्क्वायर एफ क्यूब। बेहतरीन सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज को याद रखना है। लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी ने इस क्वेश्चन को एक बहुत सी छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बहुत बेसिक सा। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, बी डी स्क्वायर एफ क्यूब, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है, इफ -√2 and √3 are the root of the equation a0 a1x a2x square plus a3x cube plus x raised to power 4 equals to 0। बच्चा इसकी ना एक अप्रोच सुनो, बहुत ही बेसिक सी अप्रोच है। आपको ना एक बहुत ही बेसिक सी अप्रोच बताता हूँ। आपको एक चीज पता होगा, अगर आपके पास एक इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो आपको पता है कि इसके जो रूट्स आने वाले हैं बच्चा, इसके जो रूट्स आएंगे वो रूट्स आएंगे कि आपके पास एक इक्वेशन होती है माइनस के b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में कितना 2a, यही तो इक्वेशन आने वाली है। अगर आपको इस इक्वेशन के बारे में पता है कि यही इक्वेशन आने वाली है तो आपको ना बहुत बेसिक सी चीज समझनी है। मैं आपको ना एक लेट करा के भी इस क्वेश्चन को करा सकता हूं, आप लेट करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप ना लेट कर लीजिए, आप d की वैल्यू ना 3 पुट कर लीजिए डायरेक्टली, आप d की वैल्यू क्या पुट कर लीजिए 3 पुट कर लीजिए, b की वैल्यू को -2 पुट कर ले, b की वैल्यू को -2 पुट कर ले, और आप a की वैल्यू को ना आप a की वैल्यू क्या पुट कर ले 1/2 पुट कर ले। क्लियर, देखो पुट करके रख के देखो, अगर मैं b की वैल्यू -2 पुट करता हूं तो 2 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है 3, रूट में 3 बेटा, अपॉन में कितना 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर मेरे पास बचा 2 प्लस माइनस √3। क्लियर, तो मेरे पास दो रूट्स आएंगे, एक तो आएगा 2 प्लस में √3 और एक कितना आएगा बेटा 2 माइनस में √3। आपको ना एक चीज यहां से समझ में आ रही होगी बहुत बेसिक सी, कि अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दिया जाए तो उसके जो रूट्स आते हैं ना बच्चा, उसके जो रूट्स आते हैं वो रूट्स आते हैं, एक तो 2 आएगा, एक √3 आएगा, एक 2 आएगा, एक माइनस कितना माइनस के √3 आएगा। क्लियर बच्चा, कैसे आएंगे, एक 2 आएगा, एक माइनस के, ये बच्चा माइनस के आएगा, माइनस के 2 और √3, मतलब कि कॉन्जुगेट जो आते हैं, कॉन्जुगेट उसके वैल्यूज आती हैं। अगर आप इस वैल्यू को समझें तो बेसिक सी इस क्वेश्चन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, इसी अप्रोच से सॉल्व कर देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप देखें कि अगर मैं x की जो मेरे पास वैल्यूज आई हैं बच्चा वो कितनी कितनी आई हैं, एक तो मेरे पास कॉन्जुगेट वैल्यूज आएंगे, एक तो अगर मेरे पास 2 है -3 है, एक कितना है -2 है और प्लस के 3 है, तो ये सभी मेरे रूट्स हैं।
इन सभी रूट्स को अगर मैं इधर लेके आऊं तो ये कितनी 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 वैल्यूज बनेगी, एक बनेगा x-2, एक वैल्यू बनेगी x प्लस में √3, एक वैल्यू बनेगी कितनी x+2, एक बनेगी x माइनस में √3 इक्वल टू कितना 0। क्लियर। तो यहां से जो इस वाले रेस्पेक्ट में देखूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी बच्चा कितनी बनेगी, इसमें मेरे पास वैल्यू बनेगी कि x माइनस x² -4 और एक बनेगी x² -3। क्लियर बच्चा। तो मेरे पास जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी, एक तो x इक्वल्स टू +-2 यही वाली और x इक्वल्स टू कितना +-√3, मेरे पास दो रूट्स बन गए। तो अगर मैं इस अप्रोच पे चलूं कि मेरे पास जो a0 की वैल्यू है, a1x की वैल्यू है, a2x² वैल्यू है, a3x³ x⁴ की वैल्यू है, अगर मैं यहां से इसकी मल्टीप्लाई कराऊं, चारों की मल्टीप्लाई कराऊं तो x⁴ मुझे मिल जाएगा। अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई कराऊं तो मुझे जो वैल्यू मिलने वाली है a0 की कितनी मिली 6, a1x मेरे पास नहीं है तो 0, a2x² की वैल्यू कितनी होगी 2, a3x मेरे पास कितना है 0, x⁴ की वैल्यू 1। तो आपको इस चार ऑप्शंस में अगर a0 की वैल्यू जो 6 है वो सिर्फ सी ऑप्शन के अंदर है तो आप ऑप्शन के थ्रू ही जा सकते हैं, डायरेक्टली आंसर पुट कर सकते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहां से a3 की वैल्यू भी 0 दिखाई दे रही है तो a3 0 और a0 कितना 6, दोनों आंसर यहीं से मिल गए, रूट से ही मिल गए। हमें कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ा, बस हमने रूट्स को फॉलो किया और रूट्स को फॉलो करने से हमारे पास ना इस अप्रोच को आ गया। क्योंकि बच्चा ये एक बाइनोमियल फॉर्मेशन है कि a0 प्लस में a1x प्लस में a2x² प्लस में a3x³ प्लस में x⁴ जो समथिंग, ये एक बाइनोमियल फॉर्मेशन है जो कि कॉन्स्टेंटली चलती ही जाएगी, कंटिन्यूसली चलती ही जाएगी। तो इसको ना आप रूट से ही फॉर्मेशन में ला सकते हैं, रूट से ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो आंसर आ गया आपका बहुत बेसिक से। आप बस दो चीजें याद रखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू आप कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, कि जब भी आपके जो किसी भी ax² प्लस में bx प्लस c की वैल्यू को आप फाइंड करते हैं तो इसके जो रूट्स आते हैं बच्चा, वो जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, कॉन्जुगेट रूट्स आएंगे। क्या आएंगे बच्चा, कॉन्जुगेट रूट्स आएंगे। बस इस अप्रोच को याद रखना, क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे। आगे चले, नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट z1 एंड z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, इतने कॉम्प्लेक्स के नंबर आ गए हैं, इतने कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन आ गए हैं, लगातार आ रहे हैं। लेट z1 एंड z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z1 प्लस z2 अपॉन में z1 माइनस z2 इक्वल्स टू 1। बेटा एक बात बताओ, आपने ना एक अप्रोच देखी होगी, एक क्वेश्चन हुआ करता था, एक अप्रोच हुआ करती है आपके पास कि मोड z1 अपॉन में z2 इक्वल्स टू 1। तो आप ना उसको लिख सकते हैं कि मोड z1 अपॉन में मोड z2 इक्वल्स टू कितना 1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोड z1 इक्वल्स टू कितना बेटा मोड z2। क्लियर। ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। इसके भी हमारे पास दो ही अप्रोच रहेंगी बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि या तो हम इसको डिफेंस अप्रोच से कर सकते हैं, या फिर किस अप्रोच से कर सकते हैं, या फिर हम इसको बेसिक मेथड से कर सकते हैं। अगर मैं बेसिक मेथड की बात करूं बच्चा तो मेरे पास जो वैल्यू है ये आप ध्यान से देखेंगे कि z1 प्लस में z2 का मोड, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसी के अप्रोचेस में इसको लिख सकता हूं z1 माइनस में z2 का मोड। क्लियर। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो बोथ साइड स्क्वायर करने से होगा कि ये बनेगा z1 का स्क्वायर प्लस में z2 का स्क्वायर प्लस में 2 z1 का मोड z2 का मोड इक्वल टू कितना बनेगा बेटा z1 का स्क्वायर प्लस में z2 का स्क्वायर और माइनस में 2 मोड z1 और z2। बच्चा आपको इसके साथ पता है कि cos θ1 माइनस cos θ2 इसके साथ भी चलता है और cos θ1 माइनस cos θ2 इसके साथ भी चलेगा। तो इसका मतलब यहां से ये भी कैंसिल आउट हो गया। बस मेरे पास जो वैल्यू बनी ये 4 हो जाएगा इधर आके, ये बनेगा 4 z1 मोड z2 मोड cos θ1 माइनस cos θ2 इक्वल्स टू कितना 0। तो ये वैल्यू 0 में चलेगी, मेरे पास बना cos θ1 माइनस cos θ2 इक्वल्स टू कितना 0। तो अगर मैं यहाँ से देखूं कि मेरे पास जो वैल्यू cos θ 0 वैल्यू किसकी होती है cos π/2 की वैल्यू होती है, तो θ1 माइनस में θ2 इक्वल्स टू कितना बेटा π/2। अगर मैं θ1 की वैल्यू फाइंड करने जाऊं तो θ2 प्लस में कितना आएगा बेटा π/2 आ जाएगा। क्लियर। यहां से मुझे थीटा का वैल्यू मिल गया। आपको ना इक्वेशन पता है कि अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन होती है तो वो cos θ प्लस में i sin θ होती है। अगर मेरे पास E1 IQ की वैल्यू पूछो तो कितनी होती है cos θ प्लस में i sin θ, दो इक्वेशंस होती हैं। अगर मैं π/2 यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो मेरी जो रियल नंबर की जो वैल्यू है बच्चा वो कितनी आ गई 0 आ गई।
मेरा रियल नंबर का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 0 आ गया। सिर्फ मेरे पास बचा क्या, इमेजिनरी पार्ट बचा। अगर मेरे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बच रहा है तो मेरे पास जो रियल नंबर का ये क्वेश्चन है इसके थ्रू अगर मैं जाऊं तो रियल z1 अपॉन में z2 की जो वैल्यू है प्लस में 1 है, इसकी वैल्यू तो बेटा 0 है ना मेरे पास, तो 0 प्लस में 1 आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। सी ऑप्शन। बहुत बेसिक सा अप्रोच है, ये बेसिक अप्रोच है बच्चा। ये कौन सी अप्रोच है, ये बेसिक अप्रोच है। अगर आप इस क्वेश्चन को और किसी अप्रोच से करना चाहें तो और भी अप्रोच से हो सकता है, ये एक डिफेंस अप्रोच से भी क्वेश्चन हो सकता है। बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन कर सकते हैं। हम अजम्पशन लेके क्वेश्चन कर सकते हैं, बेहतरीन सी अजम्पशन लेके क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि बच्चा इस क्वेश्चन की डिफेंस अप्रोच जो है उसके थ्रू चले, तो आप एक बात बताओ, आप ना z1 इक्वल्स टू 1 पुट कर लें, लेट कर लें बेटा, और z2 इक्वल्स टू i पुट कर लें, ठीक है ना। तो अगर मैं z1 इक्वल्स टू 1 और z2 इक्वल्स टू i पुट करता हूं तो आप ना इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, यहां से इसमें रख के देखें कि आप रखेंगे कि i 1 प्लस में i अपॉन में 1 माइनस में i इक्वल्स टू कितना, 1। क्लियर। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तब भी कितना आएगा, 1। अगर मैं इसमें वैल्यू रखूं तो रियल नंबर z1 अपॉन में z2, बच्चा रियल नंबर z1 अपॉन में z2 की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन में i है, और 1 अपॉन में i की जो वैल्यू होगी बच्चा वो तो इमेजिनरी पार्ट हो गई ना। अगर वो इमेजिनरी पार्ट हो गई तो 0 हो गई, 0 प्लस में 1 आंसर कितना आ गया, तब भी 1 ही आ गया। आप अजम्पशन लेके किसी वैल्यू को पुट करके भी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा अगर आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, सबसे बड़ी बात बच्चा एनडीए के एग्जाम में ये होती है कि बच्चे ना घबरा जाते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा भी टिपिकल सा क्वेश्चन देखा तो घबरा गए, और घबराने से क्या होगा कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी आप लेंदी फॉर्मेशन बेसिक से भी करने जाते हैं तब भी फंस जाते हैं। और फंसना नहीं है बस उसमें, बस उसको ध्यान से ना समझ लेना है। जो हमने पढ़ रखा है, जो हमने प्रिपरेशन कर रखी है, उस प्रिपरेशन को ना बहुत शांति से बैठ के एक बार रिवाइज करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने पढ़ रखा है, अपने ऊपर बस विश्वास रखना है। अगर तुम विश्वास रखोगे तो क्वेश्चन कोई भी सॉल्व हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्लियर। आगे चलें। ये क्वेश्चन बेटा ये मिसलिनियस क्वेश्चन के फॉर्मेशन में आता है। इस क्वेश्चन को मिसलिनियस रखते हैं क्योंकि ये एनोनिमस है, ये किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आता। ये एक क्या बोलते हैं 26 का आपको दे रखा है फॉर्मेशन, जो दे रखी है आपको इक्वेशन में कितना n8 रेज़ टू पावर k। क्लियर। और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द k एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, आपकी इसकी बेसिक अप्रोच है कि आप पॉजिटिव इंटीजर में वैल्यू को रख दीजिए 26, और आपके पास व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के, आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ना ये 8 जो दिख रहा है बच्चा, ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो आप इस 8 को एक बार ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि n2 रेज़ टू पावर 3 के, ऐसे भी पुट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे पुट कर सकते हैं तो आप इसे इंटीजर फाइंड कर लीजिए, अपॉन में 2 कर लीजिए, फिर प्लस में कितना 26 अपॉन में 4 आएगा, नेक्स्ट जो पावर आएगी, प्लस में 26 अपॉन में 8 नेक्स्ट जो पावर आएगी इंटीजर के थ्रू, प्लस में 26 अपॉन में कितना 16। बच्चा अगर अगली मैं इंटीजर वैल्यू लूंगा तो वो 0 से नीचे चली जाएगी, तो मैक्सिमम नहीं आएगी। तो इसका मतलब मैं यहीं तक इस वैल्यू को पुट कर सकता हूं। अगर मैं इसका इंटीजर देखूं तो 13, अगर इसको डिवाइड करूंगा 13 आएगा, प्लस में इसको करूंगा तो लगभग कितनी वैल्यू जाएंगी 4 6, लगभग 6 वैल्यू आ जाएगी। 6 प्लस में कितना 3 प्लस में कितना 1, तो कितना आ जाएगा 19 22 23। तो मेरे पास जो अजम्पशन आई बच्चा वो कितने आई 22 आई, 23 आ गई। तो मेरे पास 2 रेज़ टू पावर 3k की जो वैल्यू है वो कितनी है 23। तो 3k की वैल्यू कितनी हो गई 23। तो अप्रोक्सीमेट जो 3 की वैल्यू होगी बच्चा वो कितनी होगी 7। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 7 होगी, क्योंकि इसके बाद तो मैं किसी भी इंटीजर को ले ही नहीं सकता ना। अगर मैं 23 के रेस्पेक्ट में 3 से डिवाइड करूं तो जो 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और अगर मैं इसका इंटीजर फाइंड करूं तो पॉजिटिव इंटीजर कितना आएगा बच्चा 7 ही आएगा। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं बच्चा वो क्या होते हैं, किसी भी लाइन सेगमेंट में हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो होती है वो हमारी पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो जब भी मैं 7 पॉइंट समथिंग 9999 तक भी जाऊंगा तो मेरी पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी 7 ही होगी। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चा 7 आंसर हो जाएगा। आगे चले, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर n। बच्चा मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज तैयार करनी है।
क्या करनी है, अभी आपके पास ना 1 से 2 दिन बचा हुआ है, मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सलाह देता हूं कि आप ना बस अब क्वेश्चन सॉल्व मत करो, बैठ के सारी क्वेश्चन हर स्टेप बाय स्टेप या फिर चैप्टर बाय चैप्टर बैठ के आप फॉर्मूलाज को तैयार करो। फॉर्मूलाज को ना ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट में, जैसे आपका सेट का फॉर्मेशन है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपका स्टैटिस्टिक्स है, उसमें फॉर्मूलों का भरमार है, टर्म्स की कंडीशंस की बहुत सारी भरमार एक फॉर्मेशन है। तो उसको ना क्या करें, धीरे से बैठ के एक एक टर्म्स को समझ लें, एक एक टर्म्स को, एक एक प्रॉपर्टी को याद कर लें। तो अगर आपको प्रॉपर्टी याद होगी तो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होने वाला है। ये भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखें बच्चा, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, क्या कभी हो सकता है? नहीं होता, क्योंकि ए बी कभी भी इक्वल्स टू में ए और बी के होता ही नहीं है। ये तो कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मेशन है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी है तो बच्चा वो कितना होता है? हमेशा एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ कितना होता है? ए होता है बच्चा। कितना होता है? एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या है? नहीं है, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज आपको दिखाई दे रही है। ये भी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है बच्चा। एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी ए नहीं हो सकता। कभी भी कोई दो मैट्रिसेस ए बी इक्वल्स टू बी ए ही नहीं हो सकती। जब कोई मैट्रिसेस ए बी इक्वल्स टू बी ए ही नहीं हो सकती तो उसका एडजॉइंट ए बी इक्वल्स टू बी ए कैसे हो सकता है? तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है ना, आगे चलें, इस वाली प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी आपको पता है कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू होता है बेटा कि ए आइडेंटिटी मैट्रिसेस रेस्ट टू पावर एन। ये आपको पता है, मैट्रिसेस ए आई एन, ये प्रॉपर्टी होती है डायरेक्ट। बच्चा अगर मैं इसको इधर ले आऊं, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस, ये हो जाएगा मैट्रिसेस ए आइडेंटिटी मैट्रिसेस इक्वल्स टू कितना? 0। क्लियर? 0 मतलब कि ये कितना हो जाएगा? नल मैट्रिसेस। कितना हो जाएगा? नल मैट्रिसेस। और बच्चा अगर मैं इस ए बी की जगह पे ये ए की जगह पे ये ए बी पुट कर दूं तो ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी माइनस मॉड ए बी इक्वल्स टू कितना? नल मैट्रिसेस। तो इसका मतलब थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है बच्चा। सिर्फ एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली है, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा? बी। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। बात समझे बेटा? तो मेरे हिसाब से अगर आप प्रॉपर्टीज तैयार कर लेंगे 2 या 3 दिन के अंदर, आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज प्रॉपर्टीज को भी तैयार कर लेंगे, फॉर्मुलाज को भी तैयार कर लेंगे, तो आपका क्वेश्चन पेपर बहुत बेहतर हो जाएगा। आप सिर्फ अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अप्रोच लगा के क्वेश्चन का आंसर सही दे के आएंगे। क्लियर बच्चा? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ए। बच्चा वही फिर से वही कंडीशन आ गई कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ए इन ऑर्डर एन। क्या किसी भी प्रॉपर्टी को याद करना, बस यही सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आपने इस प्रॉपर्टी को याद कर लिया। आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू होता है बच्चा कि एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। क्लियर? अगर मैं इस तरफ भी ए से मल्टीप्लाई कर दूं और इस तरफ भी ए से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। जब नहीं पड़ने वाला है तो इसका मतलब पहली कंडीशन बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है वो पहली कंडीशन हमारी। ठीक, दूसरी बताओ, आपको ना बहुत बेसिक से एक बात पता है कि इसने बोला है आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, कि आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस आई रेज़ टू पावर एन इक्वल्स टू किसके होता है बेटा? आई के ही होता है हमेशा। ये भी प्रॉपर्टी है डायरेक्टली मैट्रिसेस की कि आई रेज़ टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जितना भी पावर होगा वो इक्वल्स टू किसके रहेगा? आई के ही रहेगा हमेशा। तो अब चाहे यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाए वो भी ए के इक्वल्स टू रहेगा, चाहे यहाँ पे ए क्यूब आ जाए वो भी किसके रहेगा? ए के इक्वल्स टू रहेगा। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। डायरेक्टली प्रॉपर्टी वाइज क्वेश्चन है, आपको मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज को देखना है और देखते ही डायरेक्टली इसको आंसर लगा देना। आंसर होगा बेटा 1 2 3 डायरेक्ट। कितना सेकंडों में होने वाला क्वेश्चन है ये, और यूपीएससी ने इसको ना डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड छोड़ दिया। अगर आप प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन है, 10 सेकंड नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को करने के। हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर आर सच दैट ऑल ऑफ द डिजिट्स आर इवन? बेसिक है बच्चा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इवन नंबर्स 0 2 4 6 8 और मुझे 4 कोई भी डिजिट बनानी है। अगर मुझे कोई 4 डिजिट बनानी है तो मैं फिल कर दूंगा बच्चा। अगर मुझे इवन नंबर बनाना है तो बस ये इवन नंबर फिल करने हैं। पहले में मैं 0 नहीं पुट कर सकता, इसलिए मैं यहाँ पे कितने मेरे पास नंबर ऑफ वेज होंगे? 4 नंबर ऑफ वेज होंगे। दूसरे वाले में कितने नंबर ऑफ वेज? 5। तीसरे वाले में कितने? 5। इस वाले में भी कितने? 5। तो 5 बजे 25 पंजे 125, 125 होगा कितना? 500। डायरेक्टली आंसर कितना? बी।
कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट ऑल ऑफ द डिजिट आर इवन। इवन नंबर कौन से हो सकते हैं? 0, 2, 4, 6 और 8, बस ये हो सकते हैं। अब मुझे 4 नंबर का डिजिट बनाना था, ये अगर मुझे पहले नंबर को फिल करना है तो बच्चा मैं कभी भी 0, 2, 4, 6, 8 ये वाला नंबर थोड़ी ना बना सकता हूं, क्योंकि तो 0 से स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी ये नहीं होगी, इसको यूज नहीं कर सकता, तो 0 यूज नहीं कर सकता। इसको फिल करने के लिए 4 नंबर ऑब्वियस, इसको 5, इसको 5, इसको 5। इसने बोल नहीं रखा है कि रिपीटिशन अलाउड या नॉट अलाउड, नहीं बोल रखा है, तो मैं डायरेक्टली 500 आंसर देके आगे बढ़ जाऊंगा बच्चा, इज ए करेक्ट आंसर। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। If omega does not equals to 1 is a cube root of unity, then what is the solution of? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। किसी भी क्यूब रूट को लेके उसने थोड़ी सी अप्रोच चेंज करने के लिए कहा है, लेकिन इसने उसको सिंपल कर दिया है एक कंडीशन से। आपको क्यूब रूट्स पता है बच्चा कि क्यूब रूट्स कितने क्या क्या होते हैं? आपको क्यूब रूट्स पता है कि मेरे पास जो रूट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? 1 नहीं है तो ओमेगा, एक होगा ओमेगा स्क्वायर, एक होगा ओमेगा क्यूब। और आपको एक बहुत बेसिक सी चीज पता है कि अगर k रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू k रेज़ टू पावर 3 है, तो आप इस बेसिस पे इसको यहां पे इक्वेशन को रख सकते हैं कि z माइनस 100 रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू माइनस 10 रेज़ टू पावर 3, इसको पुट कर सकते हैं बेटा। इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं कि मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस के 10 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है बेटा? 1000 होता है, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं। तो अब आप ना इस वैल्यू को, ये दोनों इक्वल हो गए, तो जब ये x रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू k रेज़ टू पावर 3 है, तो सबसे पहले ओमेगा के रेस्पेक्ट में रख लीजिए। पहले रखूंगा z माइनस 100 इक्वल्स टू कितना? माइनस के 10, तो z इक्वल्स टू कितना? 90। बच्चा अगर मैं इस क्वेश्चन को यही खत्म करना चाहूं तो आप बेसिक से देखो कि 4 ऑप्शंस में जो ओमेगा की वैल्यू 90 है वो सिर्फ b की है, दैट इज द आंसर। आप यहीं पे उसको छोड़ सकते हैं। इसको इतना ही सॉल्व करने के बाद, पहली ही कंडीशन फाइंड करने के बाद आपको आंसर मिल रहा था। इस क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व नहीं करना था, लेकिन अगर आप आगे सॉल्व करना चाहें तो हम आगे भी कर सकते हैं कि z माइनस 100 इक्वल्स टू कितना बेटा? माइनस के 10 रेज़ टू पावर कितना? 2। यहां से z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? माइनस के 100 और माइनस के वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा? एक 10 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, एक 10 आ जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बस हमें अप्रोच देखनी थी कि k x रेज़ टू पावर अगर 3 है तो कांस्टेंट k रेज़ टू पावर 3 करेगा। सिर्फ एक अप्रोच, क्वेश्चन खत्म। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू, ओके ये भी कॉम्प्लेक्स का ही, 1 प्लस आई रेज़ टू पावर 4 प्लस में 1 माइनस आई रेज़ टू पावर 4। क्लियर? या तो अगर इसकी बेसिक अप्रोच देखें तो बच्चा क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस में आई स्क्वायर की पावर कितना? स्क्वायर, प्लस में कितना? 1 माइनस आई स्क्वायर की पावर कितना? स्क्वायर। यहां से इस वैल्यू को पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1 प्लस में आई स्क्वायर और प्लस में कितना? 2i का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस में कितना? 1 प्लस में आई स्क्वायर और माइनस कितना? 2i का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व कर लें, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस में i प्लस में 2i, इसका एक बार और होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा? i रेज़ टू पावर 4। बच्चा एक इसकी इक्वेशन लिख लीजिए कि i रेज़ टू पावर 4 प्लस में i रेज़ टू पावर 3 प्लस में i रेज़ टू पावर 2 प्लस में i रेज़ टू पावर 1 इक्वल्स टू हमेशा 0 होता है। क्या होता है? हमेशा 0 होता है। क्लियर? तो एक जो वैल्यू इस रेज़ टू पावर 4 वाली होगी वो 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। मेरे पास कितना बचेगा? मेरे पास बचेगा माइनस के 4। आंसर कितना? -8। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है, अगर आप इसके छोटे से फॉर्मूले को याद करके रख सकते हैं तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बेटा याद कर लें कि छोटा सा फॉर्मूला होता है कि i प्लस में 1 प्लस में i का स्क्वायर और प्लस में 1 माइनस आई रेज़ टू पावर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेटा 2 इक्वल्स टू होता है बेटा 2n रेज़ टू पावर 2। डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि इसको सॉल्व करने में, वैसे तो ये सिंपल क्वेश्चन था, हम बस होल स्क्वायर खोल के इसकी वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू को पुट करके आंसर दे सकते थे, लेकिन अगर किसी को और भी इससे शॉर्ट चाहिए, डायरेक्टली आंसर चाहिए, तो आप इस अप्रोच को लगा लें, डायरेक्टली आंसर सॉल्व हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ स्क्रू मैट्रिसेस ऑर्डर ऑफ 3। मुझे एक स्क्रू मैट्रिक्स जो होती है, पहले हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं।
एक सिमेट्रिक स्क्यू मैट्रिक्स जो होती है बच्चा, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 0 होते हैं, और यहाँ पे अगर 1 2 3 है तो ये जो आपके डायगोनल्स, ये अपोजिट जो कंजुगेट जो वैल्यूज होंगी कौन सी होंगी, नेगेटिव वैल्यूज होंगी, -2 -3 होगा। सबसे पहली बात तो ये देखनी है। फिर इसमें दो चीजें और याद रखनी है कि बच्चा इसमें अगर इसके मोड ए की जो वैल्यू आती है बच्चा, अगर वो ऑड होती है, ऑड वैल्यूज होती हैं, तो आंसर आता है बेटा परफेक्ट स्क्वायर आता है, हमेशा हमेशा बेटा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। इसको याद रखेंगे। अगर इसका इवन नंबर में कोई भी इसका जो रेशियो होता है, जैसे 3/3 का हो गया, 2/2 का हो गया, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 0 आता है बेटा, ठीक है ना, हमेशा कितना आता है, 0 आता है स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के अंदर। क्लियर, ये 2-4 चीजें इसकी याद रखेंगे। क्लियर, जैसे अब ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस जो होती है बेटा, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस जो होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का मतलब होता है कि ए इनवर्स हमेशा ए ट्रांसपोज के रेस्पेक्ट में होता है, उसको याद रखेंगे। तो इसकी तीनों स्टेटमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स आर 0, करेक्ट। स्क्रू मैट्रिसेस के जो ऑल डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा 0 होते हैं। द सम ऑफ द ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिस इज 0, बिल्कुल बच्चा, अगर इसका आप एडिशन करेंगे तो 0 ही आएगा। इसको बोलते हैं बेटा ट्रेस मैट्रिसेस। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेस मैट्रिसेस। 2023 में इसका क्वेश्चन पूछा गया था ट्रेस मैट्रिसेस के थ्रू, ठीक है ना। तो ट्रेस मैट्रिसेस क्या बोलते हैं कि किसी भी स्क्रू मैट्रिसेस या फिर सिमेट्रिक स्क्रू मैट्रिसेस का जो डायगोनल्स का जो सम होता है ना बेटा, वो हमेशा 0 ही होता है। क्यों, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं वो 0 ही होता है। तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, कि एलिमेंट्स का जो हमारे पास वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। क्लियर, ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। बच्चा अगर मान लिया मेरे पास कोई भी स्क्रू मैट्रिसेस है, तो इसका मतलब ऑर्थोगोनल तो वो कभी भी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है तो उसका जो ए इनवर्स आना चाहिए वो ट्रांसपोज के रेस्पेक्ट में आना चाहिए, और जबकि इसके तो तीनों डायगोनल क्या होते हैं, 0 होते हैं। और दूसरी बात ये कि कोई अगर स्क्रू मैट्रिसेस है बच्चा, उसका इवन और ऑड के जो पावर्स होते हैं उसमें जो वैल्यू आती है, एक परफेक्ट स्क्वायर आती है और एक 0 आती है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस में क्या कभी वैल्यू 0 आ सकती है, नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये भी आंसर, ये क्या होगा, नहीं होगा। तो आंसर कितना होगा, 1 and 2 ओनली, दैट इज द आंसर। आगे चलें बेटा, नेक्स्ट करें। हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज याद रखनी है। 4 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द 1 2 3 5 विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट, हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चा। 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, डिफेंस अप्रोच लगानी है, बस डायरेक्टली कुछ नहीं करना है। 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर कोई भी वैल्यू 4 से डिविजिबल है तो सबसे पहले वो वैल्यू इवन होगी बेटा, और अगर वो 4 से डिविजिबल है तो उसके जो लास्ट के जो 2 टर्म्स होंगे बेटा, वे 2 टर्म्स जो होंगे वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो अगर मुझे 1 2 3 और 5 में से 4 से डिविजिबल वैल्यू बनानी है तो कौन कौन सी बनेंगी बेटा, एक तो 1 2 बन सकता है, एक 3 2 बन सकता है। क्या बन सकता है बेटा, एक 1 2 बनेगा, एक 3 2 बनेगा, एक 5 2 बनेगा। तो इसको रखने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, 2 नंबर ऑफ वेज हैं। और इसको रखने के कितने हैं, 2 नंबर ऑफ वेज हैं। इसको रखने के कितने नंबर ऑफ वेज है, 2। तो टोटल कितने हो गए, 6 नंबर ऑफ वेज हो गए बेटा। कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, 6 नंबर ऑफ वेज। डायरेक्टली आंसर, कुछ भी नहीं करना है, बेसिक सा क्वेश्चन है। इतने बेसिक क्वेश्चन 2024 के अंदर रखे हुए हैं कि कोई भी बच्चा 60 से 70 क्वेश्चन तो आराम से लगा सकता था। जिस बच्चे को बेसिक नॉलेज है ना, वो बेसिक नॉलेज से इस क्वेश्चन को पेपर को कर सकता था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कर रखे हैं। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2⁻120 इज डिवाइडेड बाय 5। भैया बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप एक बात बताओ कि 2⁻120 है मेरे पास। क्लियर, कोई लॉजिक बनता है इस क्वेश्चन का। आप एक बात बताओ, अगर मुझे इस वैल्यू को 7 से डिविजिबल करना है तो क्या 2⁻3 तक चला जाऊं, जो कि 8 वैल्यू है। तो अगर मैं इसे 2⁻3⁻40 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी। तो इसको लिख सकता हूं 8⁻40, कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं है। 7 से डिविजिबल करना है बेटा। अगर मैं 8⁻40 को 7 से डिविजिबल करना चाहता हूं तो बाइनोमियल थ्योरम सबको आती है। अगर मैं 8 को 1 प्लस में 7⁻40 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं होगी। तो ये कितना बेटा, इसका बाइनोमियल अगर खोलूं तो कितना बनेगा, 1 प्लस में पहली जो वैल्यू होगी 1 आएगी, दूसरी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी बेटा, 40C1 इंटू में कितना बेटा, 7, प्लस में 40C2 इंटू में 7 स्क्वायर, प्लस में 40C3 इंटू में 7⁻3 एंड सो ऑन। लास्ट जो टर्म बनेगी वो कितनी बनेगी बेटा, 40C4 इंटू में 7⁻40। अब एक बात बताओ कि इस 1 को छोड़ के ये सब की सब वैल्यूज जो है बच्चा वो क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब 1
प्लस में अगर 7 इससे कॉमन करूं तो 7 कितना बनेगा 40C1 प्लस में 40C2 इंटू में 7 प्लस में 40C3 इंटू में 7 स्क्वायर एंड सॉन 40C40 और इंटू में 7⁻39। तो इसका मतलब ये सब तो 7 से डिविजिबल है, सिर्फ एक जो वैल्यू है वो 1 जो होगा उसका रिमाइंडर बचता रहेगा। इसका आंसर कितना होगा बेटा 1 आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ बाइनोमियल फॉर्मेशन को खोल के देख लेना था। वैसे तो डायरेक्टली आंसर मिल रहा था कि ये जो 8 है ये 1 प्लस में 7 लिखा जा सकता है। जब 1 प्लस में 7 लिखा जा सकता है तो 7 तो इससे डिविजिबल हो जाएगा, 1 मेरे पास वैल्यू बच जाएगी, आंसर हो जाएगा 1। कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट आगे चले। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज द डिटरमिनेंट। भैया देखने में इतना भयंकर क्वेश्चन है कि अगर कोई बेसिक सा बच्चा इसको देख ले तो डर जाए, ठीक। लेकिन अगर इसकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाऊं तो पहले स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व है। पहला स्टेप समझो, ध्यान से देखो। आपको ना एक फॉर्मेशन पता है कि NCR प्लस में NCR प्लस 1 NCR इक्वल्स टू होता है बेटा n प्लस में 1 CR। क्या ये फॉर्मूला किसी को नहीं पता है? पता है, बिल्कुल पता है। अब एक बात लिखो ध्यान से, इसको एक बार ऐसे लिख दो यहाँ पे, इस मैट्रिसेस है तो इसको ऐसे एक बार यहाँ पे लिख दो। इसको लिख सकते हैं ना कि 9C4, इसको लिखो 9C3, इसको लिखो 11C6, 11C5, MC7 और MC6, इसको लिखो बेटा 10Cn-2, इसको लिखो 12Cn, इसको लिखो m+1 Cn+1। क्लियर? अब एक बात बताओ ध्यान से, इस फॉर्मूला बेस्ड के रेस्पेक्ट में क्या मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो इक्वल्स टू में यही नहीं आ जाएगा? यही आना चाहिए ना। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो इक्वल्स टू में यह आना चाहिए ना कि 9C4 प्लस में 9C3 इक्वल्स टू आना चाहिए कि 10C कितना आना चाहिए R आना चाहिए। अगर 9CR माइनस 1 है बेटा, 9CR और 9CR माइनस 1 है तो कितना आना चाहिए 10CR माइनस 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए बेटा कि यहाँ पे इतना आना चाहिए कि 4 बन जाए। कितना बन जाए 4 बन जाए। तो मेरे पास n-2 वैल्यू कितनी है 4 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई बेटा। कितनी आ गई n की वैल्यू 6 आ गई डायरेक्टली आंसर में। पहले स्टेप में क्वेश्चन खत्म। ध्यान से देखो कि अगर अब जाए यहां पे रखो कि 11C6 11C5 इक्वल्स टू में कितना चाहिए 12C6 होना चाहिए, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। MC7 MC6 इक्वल्स टू कितना चाहिए m+1 और 6+7 आना चाहिए, तो m+1 और 7 आंसर कितना बेटा 6 डायरेक्टली आंसर। पहले स्टेप में क्वेश्चन खत्म। पूरा का पूरा जो मैट्रिसेस फॉर्मेशन है या डिटरमिनेंट फॉर्मेशन है सॉल्व ही नहीं करना है, डिटरमिनेंट सॉल्व ही नहीं करना है। क्या क्यों सॉल्व करें इसको, हमें सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट, इफ ABC इज अ ट्रायंगल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। बेटा ट्रायंगल बोलते ही इसने बात को खत्म कर दिया। अगर इस मैट्रिसेस को सॉल्व करने बैठोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर इसकी एक छोटी सी अप्रोच बता दी जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक, ध्यान से देखो, अगर ये ट्रायंगल है तो एक बात बताओ, अगर एक ट्रायंगल बना लिया जाए बेटा तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। बस एक बात का ध्यान रखना है बहुत बेसिक, कि इसमें एक वैल्यू दे रखी है 10A। अगर 10A में जो वैल्यू होती है बेटा, जो 1090 की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, या फिर आप उसको बोलें कि नॉट डिफाइन होती है, कि आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो बस ऐसा एंगल पुट करना है कि जिसमें आपका जो वैल्यू बने वो नॉट डिफाइन ना बन जाए। अगर मान लिया कि मैं यहां पे C पुट कर लूं, यहां पे एंगल C ले लीजिए बेटा, यहाँ पे B, यहाँ पे A ले लो, तो 90 जो हो गया वो C डिग्री हो गया, इसको 45 डिग्री रख लो, इसको भी 45 डिग्री रख लो, पुट कर लो। बस लेट करना है, बस लेट करना है। अप्रोच बता रहा हूँ, डिफेंस अप्रोच है। डिफेंस में अगर ये वाली अप्रोच नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, एकदम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, और क्वेश्चंस का टाइम कैसे निकालोगे। डिफेंस अप्रोच है ये। इसको करें, मान लो कि अब मुझे वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करें इस मैट्रिसेस में। cos C, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ध्यान से देखो, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 जो A की वैल्यू है
tan 45 की 0, sin 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, 0, tan b प्लस सी, tan b प्लस में c मतलब 135, वैल्यू कितनी होगी बेटा -k1। ठीक, यहां पे कितना हो गया 0, साइन b की वैल्यू कितनी है 1/√2, और ये cos c की वैल्यू कितनी हो गई, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। एक बात बताओ, अगर इसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करने जाऊं तो आंसर कितना आएगा बेटा 0 और 0, तो आंसर कितना आ गया बेटा 0। सिर्फ वैल्यू पुटिंग की, ट्रायंगल बोला है तो ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगल को यूज कर लिया है, तीनों ट्रायंगल का जो सम होता है 180 होता है, बस 180 पुट कर देना, 180 से ज्यादा मत बना देना, और क्या रखना है कि कोई भी वैल्यू नॉट डिफाइन मत बना देना। अगर इस क्वेश्चन को तुम समझ गए हो तो 20 क्वेश्चंस आज हमने किए हैं। 2024 का जो आपका एक क्वेश्चन पेपर था बेटा, उस क्वेश्चन पेपर की कुछ मैंने अप्रोचेस बताई हैं, लगभग कॉम्प्लेक्स नंबर के, डिटर्मिनेंट के, मैट्रिसेस के, और क्या कहते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी सी अप्रोचेस या डिफेंस अप्रोचेस हम लगा सकते हैं, हमने सबको एक बार देखा है। बच्चा अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरी बात ये बहुत ध्यान से रखें कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो ही अप्रोचेस होती हैं, या तो आप बेसिक से अप्रोच को सॉल्व कर सकते हैं या फिर एक डिफेंस अप्रोच लगा सकते हैं। तो अगर आपको डिफेंस अप्रोचेस सीखनी है तो आपको हमारे से जुड़ना पड़ेगा, हमारे पास आना पड़ेगा, हमसे कुछ चीज़ें को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप क्या करें बेटा, एक बार ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लें, हमें मौका दें आपको एक बार पढ़ाने का। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि डिफेंस में जो अप्रोच होती है वो कौन सी अप्रोच होती है। तो बच्चा आप सभी जो है अच्छे से प्रिपेयर करें, बहुत अच्छे से अपनी मेहनत करें। 1 सितंबर के एग्जाम के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप बहुत अच्छे से तैयारी करके रखें। जय हिंद स्टूडेंट, ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी को एक बार फॉलो कर लें। जय हिंद स्टूडेंट्स।